दोस्तों, आज बुद्ध पूर्णिमा है, यानी कि वैशाख पूर्णिमा। आप सबको बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, भगवान बुद्ध की शिक्षा को और उनके जीवन को इस एक वीडियो में समेट पाना बहुत ही मुश्किल है, पर बहुत विचार करने पर हमने ये विषय आपके सामने रखने का एक छोटा सा प्रयास किया है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि भारत कैसे असल में बुद्ध की भूमि है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है रिपब्लिक नेशन पर। दोस्तों, भगवान बुद्ध भारत के पहले ऐसे गुरु थे जिन्होंने अपनी शिक्षा को किसी भी दायरे में बांधकर नहीं रखा था। समाज के हर एक तबके को भगवान बुद्ध ने अपनी शिक्षा का साथीदार बनाया था। जिस शोषित पीड़ित समाज को पीढ़ी दर पीढ़ियों से शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा गया, ऐसे वंचितों के लिए भी भगवान बुद्ध ने अपनी शिक्षा का मार्ग खुला कर दिया था। भारत की एक बहुत बड़ी आबादी का हिस्सा शिक्षा की दुनिया में कदम रखने जा रहा था। यह बौद्धिक क्रांति भारत का सुवर्णम इतिहास लिखने जा रही थी। दोस्तों, उन दिनों की वर्ण भेद, जाति भेद पर आधारित समाज व्यवस्था के हाथों छले हुए बहुजनों ने बुद्ध संस्कृति को अपनाया और कईयों ने भिक्षु बनकर अपना जीवन बुद्ध धम्म के प्रचार प्रसार के लिए अर्पण किया। भगवान बुद्ध का चरित भिक्खवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, इस उपदेश को ध्यान में रखते हुए हजारों की तादाद में बौद्ध भिक्षु धम्म का प्रचार प्रसार करने हेतु चारों दिशाओं में निकल पड़े थे। दोस्तों, भारत एक बौद्ध राष्ट्र था। इसके कई सारे सबूत इतिहास में मौजूद है, जैसे कि सम्राट अशोक ने निर्माण किए हुए शिलालेख, स्तूप, स्तंभ, जिन पर भगवान बुद्ध के उपदेश ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। यह ब्राह्मी लिपि सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ी थी। सांची स्तूप पर लिखित अक्षरों में दान शब्द को उन्होंने पढ़ा था। जेम्स ने इसी शब्द के आधार पर ब्राह्मी लिपि की वर्णमाला तैयार की और इस तरह से बौद्धकालीन शिलालेख पढ़े गए। इस उदाहरण के बाद एक और उदाहरण दिया जा सकता है, जिससे कि पता चलता है कि अलग अलग कालखंड में बौद्ध धम्म का अस्तित्व रहा है, जैसे कि चीनी प्रवासी भिक्षुओं की यात्रा। उन्होंने अलग अलग कालखंड में भारत में यात्रा कर अपनी यात्रा का वर्णन और भारत का वर्णन किया है। फाहियान चीनी यात्री ने ईस्वी सन 399 से लेकर 412 तक भारत भ्रमण किया था। भारत में आने का उनका एक ही उद्देश्य था कि वे बौद्ध साहित्य जान सके। वे हजारों बौद्ध साहित्य पुस्तकें अपने साथ चीन लेकर गए, जहां उन्होंने इन पुस्तकों का अनुवादन किया। इसके बाद यानसांग ने ईस्वी सन 629 से लेकर 643 तक भारत की यात्रा की। अपने सीयू की पुस्तक में उन्होंने भारत का और अपनी यात्रा का विवरण किया है। 637 में नालंदा यूनिवर्सिटी में इन्होंने बौद्ध धम्म का अध्ययन किया था। 2 साल तक इन्होंने बौद्ध धम्म का अध्ययन किया था। सन 675 में बौद्ध भिक्षु यिनसिंग भारत में आए थे। उन्होंने भी 10 साल नालंदा यूनिवर्सिटी में बौद्ध साहित्य की पढ़ाई की थी। यिनसिंग ने अपनी पुस्तक भारत तथा मलय द्वीपपुंज में इस विश्वविद्यालय का वर्णन किया था। यानसांग और यित्सिन ने नालंदा यूनिवर्सिटी का वर्णन किया था। 1915 से लेकर 1937 तक नालंदा विद्यापीठ का आर्कियोलॉजिकल काम चलता रहा, जिसमें चीनी यात्रियों द्वारा किए गए वर्णन से मिलता जुलता नालंदा का अवशेष इस आर्कियोलॉजिकल सर्वे में पाया गया। यह सब बातें इस बात का सबूत है कि भारत बुद्ध की भूमि है। 9वीं सदी तक बौद्ध धम्मों को राजाश्रय मिला था, पर 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को नेस्तनाबूद कर दिया। जिस यूनिवर्सिटी से बौद्ध भिक्षु बौद्ध धम्म की शिक्षा लेकर धम्म का प्रचार प्रसार करते थे, नालंदा यूनिवर्सिटी में जो भी बौद्ध साहित्य था वो बेचिराग हो गया था। 6 महीनों तक नालंदा यूनिवर्सिटी जलती रही। ताम्रपत्रों पर लिखा गया साहित्य पूरी तरह से जल चुका था। बचा कुचा साहित्य बचाने हेतु भिक्षु साहित्य लेकर जहां मार्ग दिखे उस तरफ चल पड़े थे। प्रचंड प्रकांड बौद्ध साहित्य खत्म हो चुका था। शायद इसी साहित्य की कमी की वजह से बौद्ध धम्म का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा था और फिर से जाति भेद, वर्ण भेद के पाखंड ने अपनी जड़ें भारत में मजबूत कर ली थी।
बाबा साहब अपने क्रांति प्रतिक्रांति पुस्तक में कहते हैं कि भारत का इतिहास दूसरा तीसरा कुछ न होकर सिर्फ बुद्ध धम्म का उदय और व्यय का इतिहास है। बुद्ध धम्म के व्यय के बाद मनुवादियों ने वर्णों को और भी जातियों में बांट दिया क्योंकि संगठित होना असंभव हो जाए और फिर से एक बार मूल निवासियों को शिक्षा से वंचित होना पड़ा। परिणामी अपने बौद्धिक विकास का पहिया थम गया और हम भी इस जाति व्यवस्था को अपना भाग्य समझकर आज तक ढोते आ रहे हैं। जिस जाति वर्ण व्यवस्था को भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले ही चुनौती दी थी, जिस भगवान बुद्ध ने अपने संपूर्ण जीवन में एक वैज्ञानिक धम्म का पुरस्कार किया, जिन्होंने दैववाद का खंडन करते हुए हर एक चीज को कार्य कारण भाव से देखने की शिक्षा दी और कर्मों के बल पर मनुष्य कैसे इसी ही जीवन में निब्बान अवस्था प्राप्त कर सकता है, इस बात से यहाँ के मूल निवासियों को अवगत कराया था। और उसी महान मनोवैज्ञानिक भगवान बुद्ध को यहाँ के गिने चुने धर्मांध लोगों ने अपने स्वार्थ हेतु भगवान बुद्ध को विष्णु का 9वां अवतार घोषित कर दिया। धर्मांधों ने बहुत कोशिशें की भगवान बुद्ध का ब्राह्मणीकरण करने की, पर भारत जैसे संपूर्ण जम्बूद्वीप पर भगवान बुद्ध का धम्म इतनी दूर तक फैला हुआ था कि हर एक प्रांत राष्ट्र की जमीन में दबी हुई बुद्ध संस्कृति आज भी हमें मिलती है। उदाहरण के तौर पर कहा जाए तो नालंदा यूनिवर्सिटी और इसके अलावा भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मिली हुई बुद्ध मूर्तियों के अवशेष। दोस्तों, इस बात को हम झुठला नहीं सकते कि हम सब मूल निवासियों के वंशज बुद्ध धम्म के अनुयायी थे, जो बुद्ध धम्म संपूर्ण जम्बूद्वीप पर दैदीप्यमान था। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने कर्मकांड रहित शिक्षा इस दुनिया को दी है। भगवान बुद्ध ने अपनी शिक्षा में मनुष्य के प्रति नैतिकतापूर्ण रहने की शिक्षा प्रदान की है, जो शिक्षा हर कर्मकांड से परे है। जाति धर्म के नाम पर मनुष्य के प्रति अमानवीय व्यवहार कर रहा है। ऐसे में भगवान बुद्ध की शिक्षा और भी प्रासंगिक हो जाती है, जो प्रज्ञा, शील, करुणा, मैत्री का अनुसरण करने की शिक्षा देता है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आपको फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबके प्रति हम मंगल मैत्री व्यक्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।